नीतीश कुमार से ऐसे कब हुआ? नीतीश कुमार से ऐसे हो गया मेरा जब मैं पटना का रेल एसपी था और गिरिराज सिंह उस समय नए नए केंद्रीय मंत्री हुए थे। तब मैंने इन पर रिपोर्ट भेजी थी कि गिरिराज सिंह रणवीर सेना के एजेंट हैं। बिना कोचिंग किए मैं पहले अटेम्प्ट में ही, पहले प्रयास में ही मैं आईपीएस बन गया और इतना ऊंचा रैंक था मेरा कि मुझे होम कैडर मिला। एसपी के रूप में मेरा पहला जिला देवघर था। हमेशा किसी ब्राह्मण अधिकारी को ही मंदिर मजिस्ट्रेट बनाया जाता था। अच्छा, मुझे आज भी तारीख याद है, 30 मार्च 1998 को पहली बार मैंने रामचंद्र पासवान नाम के एक दलित व्यक्ति को वहाँ का मंदिर मजिस्ट्रेट बनाया। पंडों का संगठन है, धर्म रक्षणी सभा नाम है। वो उसने उसका मतलब ये भी किया, विरोध भी किया और उनमें बहुत नाराजगी भी हुई। लेकिन मैं उस पर बिल्कुल अड़ गया। उसके बाद मैं लखीसराय का एसपी रहा, फिर मैं किशनगंज का एसपी रहा, फिर पटना रेल एसपी रहा, बीएमपी में रहा, बक्सर एसपी रहा। खुद कायस्थ जाति का हूँ और यदि बिहार के कोड नंबर में बात करें तो कोड नंबर 21 का हूँ, 21 का हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर मेरे आदर्श पुरुषों में से हैं। शादी मैंने नहीं की है और मैं अकेला ही रहता हूँ। ये सही बात आपने कही, बहुत लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की जैसा कि बिहार में होता है। बचपन से मेरी हॉबी है कार्टून बनाना। जैसे ये कार्टून मैंने जातीय जनगणना पर बनाया है और पलटू राम का मजाक उड़ाते कहा है। नीतीश कुमार को पलटू राम बोल रहे हैं सर। अब इतनी बार पलटी मारेंगे तो मैं उन्हें पलटू राम ही ना कहूंगा। भारत रत्न तो नहीं कहूंगा। अब देखिए उस समय मजाक क्या चलता था कि नीतीश कुमार के बारे में कि ये भारतवर्ष के रेल मंत्री हैं, लेकिन मेनली ये 1.5 जिला के रेल मंत्री हैं। क्या बात करें, पूरा नालंदा और आधा पटना। नीतीश कुमार ने क्या किया कि इन्होंने अरबों करोड़ों अरबों के ठेकों को माफिया में बांट दिया। क्या बात? बहुत प्रेम से बांटा। पटना से मोकामा रेलवे खंड के सारे रेलवे ठेके सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए, है ना। पटना मुगल सराय रेलवे खंड के सारे ठेके सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए और पटना गया रेल खंड के सारे रेलवे ठेके पांडव सेना के बबलू सिंह को दे दिए गए। इतना ही नहीं, बिहार में के माफिया की मदद करने के लिए हाजीपुर में जोनल ऑफिस ले आया गया कलकत्ता से उठाकर। मैं उस समय रेल एसपी हुआ करता था और मैंने इस सब पर काफ़ी, इसको कहते हैं आप पत्राचार कह सकते हैं, मैंने काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस किया और विसल ब्लोअर का काम किया। पलटू राम ने 10 बरस तक मेरा प्रमोशन रोके रखा है, जबकि मैं हर कार्रवाई में मैं इनोसेंट हो जाता था। उसके बाद देखिए ये बिहार की कितनी गंदी राजनीति है। 2018 में अगस्त महीने में मुझे ये कहकर समय से पहले रिटायर करा दिया गया कि इनके रहने से लोकहित का नुकसान है। ये कैसे? वही मैं अभी कोर्ट में फाइट कर रहा हूँ, ये कैसे। और केंद्र सरकार ने वहाँ जो बैठे हुए हैं गौतम अडानी के आदेशपाल नरेंद्र मोदी, उन्होंने उस पर मुहर लगाई और इन लोगों ने मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया। अभी मैं आज की तारीख में मैं कोर्ट क्या में परिचय दिए मोदी जी का? गौतम अडानी का आदेशपाल। जबरन रिटायर नहीं किया जाता तो कब तक आपकी अभी था, मैं 29 तक था, 2029 तक। यानी अभी वापस आ सकते? वापस बिल्कुल आ सकता और काफ़ी उम्मीद है कि मैं वापस आऊँगा। नीतीश कुमार अपने जो पूज्य पिता है राम लखन सिंह, उनको ज़बरदस्ती स्वाधीनता सेनानी घोषित करवा रहे थे। उस पर मैंने आरटीआई के तहत कारा विभाग से मांगा कि कब कब जेल गए थे राम लखन सिंह। उसके बाद सरकार को उनका राजकीय समारोह रद्द करना पड़ा। अफेयर नहीं हुआ कहीं? उस समय ऐसा माहौल नहीं था जिसमें अफेयर हो जाए। आईपीएस बनने के लिए आप सब पढ़ाई करते रहते हैं तो आपको मोहब्बत के लिए फुर्सत कहाँ है, ये भी होता है ना। मोहब्बत हो जाए तो फुर्सत मिल जाती है। मिल जाती है, हो सकता है आपका अनुभव रहा हो। देखिए नीतीश और लालू में एक बड़ा बुनियादी फर्क है। लालू के साथ जो भी वो था वो ईमानदारों की इज्जत करता था, है ना। यदि उसको पता था कि हाँ अमिताभ कुमार दास ईमानदार आदमी है तो वो कहता था यार ठीक है उसको रह दे उसको, वो ऐसा ही रहेगा। उसको मतलब वो आपके पीछे नहीं पड़ता था, छेड़ता नहीं था, वो इज्जत करता था। नीतीश कुमार के साथ क्या फ़र्क है कि ये ईमानदार के पीछे एकदम सत्तू बांध के पड़ जाता है। एक बिहार में कहावत है ना कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। और नीतीश कुमार का बस चले तो बिहार को कुर्मिस्तान घोषित कर दे, है ना। दूसरे राज्यों से कुर्मी पदाधिकारियों को, कुर्मी आईएएस और कुर्मी आईपीएस लोगों को दूसरे राज्यों से बिहार में डेपुटेशन पर लाके, प्रतिनियुक्ति पर लाकर तैनात किया गया। इससे बड़ा जातिवादी कोई हुआ ही नहीं बिहार में। फरवरी 1994 में नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली को संबोधित किया था गांधी मैदान में, है ना। और लवकुश समीकरण इसका है ना। लवकुश मतलब कुर्मी और कोयरी को लवकुश समीकरण कहते हैं। गाते हैं तो एक गाना हो जाए सर। अच्छा ठीक है, मूड बनेगा तो गाना भी सुना दूंगा। दर्शकों को अपना कमरा भी दिखा देता हूँ।
आज हमारे साथ मेहमान हैं 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। बिहार की सरकार, कहिए नीतीश कुमार की सरकार ने इन्हें जबरन रिटायर कर दिया। क्यों किया और अभी ये समाज सेवा में लगे हुए हैं, क्या है पूरा मामला और कैसी है इनकी ज़िंदगी। कुछ लोग इनको अमिताभ कुमार दास नाम होने से दलित समाज से समझते हैं। बाबा साहब की देखिए छोटी सी प्रतिमा है, ये अम्बेडकरवादी होने का भी क्लेम करते हैं। तो इनसे आज इनकी ज़िंदगी को लेकर बातचीत करेंगे कि विवादों में क्यों रहते हैं और क्यों समय से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने इन्हें रिटायर कर दिया जबरन। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। आज हम आपकी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। नहीं, ठीक है, अच्छा है। कहाँ से हैं, कैसे आईपीएस बने, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और उसके बाद कहाँ पहली ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद कैसे कैसे ये मामला आ गया कि नीतीश कुमार से आपकी बनी नहीं या आपकी उनकी आपसे बनी नहीं, और इस तरह से मामला है कि जबरन रिटायर कर दिया गया। हालांकि अखबार में आपके बारे में छपता है कि ईमानदार आईपीएस अधिकारी रहे जी। लेकिन ये भी लिखा जाता है कि आप विवादों में रहे। तो पूरी बातचीत सर आप बताएं। तो अब देखिए, ऐसा है कि आपने खुद कहा कि लोग मुझे ईमानदार कहते हैं और ये भी कहते हैं कि विवादित अधिकारी रहे हैं। तो अब तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आप ईमानदार होने की वजह से विवादों में घिर जाते हैं, है ना। देश में भ्रष्टाचार का स्तर इतना बढ़ गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आप विवादों में घिर जाते हैं। और आपने पूछा मेरे बारे में, तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, तभी मैं दर्शकों को संक्षेप में बताना चाहूँगा। देखिए, मैं रहने वाला हूँ दरभंगा ज़िले का हूँ, जो नॉर्थ बिहार में है। उत्तर बिहार का ज़िला है दरभंगा, और ख़ास के जो बिहार का मिथिला क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र में वो मतलब उसका केंद्र माना जाता है। और मेरी ज़्यादातर पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई दरभंगा में ही हुई। मैट्रिक में मैं दरभंगा ज़िले का टॉपर था 1984 में, 1984 में। और बचपन से ही मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ था, अच्छा बच्चा था और पढ़ाई में काफ़ी मन लगाता था। मैं आईएससी करने मैं पटना साइंस कॉलेज आया। फर्स्ट ईयर में मैं न्यूटन हाउस में था, सेकंड ईयर में मैं कैवेंडिश हाउस में था। लेकिन आईएससी में मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि मैंने बायोलॉजी विषय ले लिया था, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं, और उसमें ये मेढक वेढक चीरना पड़ता था, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो किसी किसी तरह मैंने आईएससी किया और फिर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए दरभंगा लौट गया। और वहाँ एक पुराना कॉलेज है, सीएम कॉलेज, सीएम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने वहीं रह के तैयारी की यूपीएससी की, और कहीं से मैंने कोचिंग नहीं किया। और ये एक अच्छी बात मेरे साथ हुई कि बिना कोचिंग किए मैं पहले अटैम्प्ट में ही, पहले प्रयास में ही मैं आईपीएस बन गया। और इतना ऊंचा रैंक था मेरा कि मुझे होम कैडर मिला, क्योंकि आईपीएस तो एक अखिल भारतीय सेवा है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं आईपीएस बनता लेकिन तमिलनाडु पहुंच जाता, केरल पहुंच जाता, लेकिन मेरा रैंक काफ़ी ऊंचा था और मैंने बिहार कैडर मांगा था, होम कैडर, तो वो मुझे मिला। तो यही संक्षेप में कहानी है मेरी। शादी किए सर, आईपीएस बनने के बाद तो बहुत दहेज मिल सकता था। अब बिहार में सरकारी नौकरी की ज़्यादा पूछ होती है। नहीं, शादी मैंने नहीं की है शादी मैंने नहीं की है और मैं अकेला ही रहता हूँ। ये सही बात आपने कही, बहुत लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की, जैसा कि बिहार में होता है, लेकिन मैं बिकाऊ आदमी, न नौकरी में बिकाऊ आदमी रहा, न शादी में बिकाऊ आदमी रहा। तो मैंने शादी नहीं की, मैं आज भी अकेले रहता हूँ। और मेरी जो दुनिया है वो यही, मैं 2 कमरों के फ्लैट में रहता हूँ। दिखाइए फ्लैट, बहुत छोटा फ्लैट है। हम इनके यहाँ पहली बार आ जाए और आने से पहले लग रहा था कि बहुत बड़ा फ्लैट होगा, आईपीएस अधिकारी हैं, ठाट बाट होगी, तो एक क्लर्क का जैसा घर होता है सर। हाँ, जो 2 नंबर भी कमा लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो इससे अच्छा फ्लैट ले लेते हैं पटना में। और आप छोटा सा, मेरी सिंप्लिसिटी कहिए। हाँ। 2 कमरों का ही फ्लैट है, इसका नाम मैंने नटशेल रखा है। हाँ। इंग्लिश में किसी चीज को संक्षेप में जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि नटशेल में कहा जा रहा है। हाँ। तो संक्षेप। हाँ, तो ये चूंकि मेरा छोटा सा फ्लैट है, 2 कमरों का फ्लैट है। हाँ। तो इसका नाम नटशेल है। मेरे बाबूजी मेरे साथ पहले रहते थे, अभी 2-3 साल पहले वो गुजर गए, 102 बरस की उम्र में गए। तो अब तो मैं अकेला ही रहता हूँ सर। और ये मैं दर्शकों को अपना कमरा भी दिखा देता हूँ, है ना सर।
मेरा कमरा भी थोड़ा अस्त व्यस्त ही रहेगा, ऐसे ज़्यादा फोकस नहीं किए। इसे दिखाइए, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है सर। और इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ तो मेरी छोटी लाइब्रेरी है, दरभंगा में मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और मैं अलग अलग विषयों पर किताब पढ़ता रहता हूँ, मेनली हिंदी और इंग्लिश में किताबें पढ़ता रहता हूँ। और इसलिए मैंने कहा भी कि आपको, और मैं एक ये भी दर्शकों के बारे में बता दूं कि बचपन से मेरी हॉबी है कार्टून बनाना। अच्छा। हाँ, तो मैं कार्टून भी बनाता हूँ। देखिए मैं हाँ, फेसबुक पे डाले थे और आप। फेसबुक देखिए मैं कार्टून, जैसे ये कार्टून मैंने जातीय जनगणना पर बनाया है और पलटू राम का मजाक उड़ाते कहा है कि इसमें, इसी तरह मैंने ये कार्टून बनाया है, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये गौतम अडानी हाँ, हैं, फेसबुक पे सब है ना, आता है। और ये सब मैं फेसबुक पर डालता रहता हूँ, है ना। ये कार्टून भी मैंने बनाया है और इस तरह से मैं कार्टून बनाता रहता हूँ। तो जातीय जनगणना से क्या विरोध है सर? नहीं, जातीय जनगणना का मैंने विरोध नहीं किया है। मैंने जातीय जनगणना पर दूसरी बात कही थी, उसमें मैंने पलटू राम का मजाक उड़ाया था। जातीय जनगणना पर मैंने नहीं। नीतीश कुमार को पलटू राम बोल रहे हैं सर। अब इतनी बार पलटी मारेंगे तो मैं उन्हें पलटू राम ही ना कहूँगा, भारत रत्न तो नहीं कहूँगा, है ना। तो देखिए इस तरह से मैं बहुत सारे कार्टून बनाता रहता हूँ। और ये मेरे बचपन की हॉबी रही है। जब मैं जॉब करता था तो उतना वक्त नहीं मिलता था। हैंडराइटिंग भी वो बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि बचपन से पढ़ने लिखने में मैं तेज आदमी रहा हूँ। मैं मैट्रिक में भी टॉपर रहा और हैंडराइटिंग भी मेरी बचपन से हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये माइक पे गाना वाना गाने का शौक है सर? इसमें गाना गाते हैं क्या? अरे आप तो बिल्कुल जासूसी कर गाते हैं तो एक गाना हो जाए सर। अच्छा ठीक है, मूड बनेगा तो गाना भी सुना दूंगा। जी जी, है ना। हाँ। तो यही छोटा सा कमरा। हाँ, यही छोटा सा मेरा कमरा है। तो और जो लोग चाहते हैं कि हम आईपीएस बनेंगे तो एकदम ठाट बाट, यानी जब तक नौकरी रहती है जी तब तक तो ठाट बाट सरकार की तरफ से रहती है, बड़ा सा बंगला मिलता है। नहीं, देखिए सिंप्लिसिटी तो आदमी के नेचर में होती है ना सर। मैं जब जॉब में भी था तब भी मैं बहुत सिंपल लाइफ में रहता था। जी जी, है ना। मैं इतने जिलों में एसपी रहा और मतलब ठीक है, एसपी की कोठी बड़ी होती थी और उसमें बहुत कमरे होते थे और बड़ा अहाता होता था, लेकिन मैं खुद अपने को एक कमरे में ही मैं उसमें लिखता पढ़ता रहता था और वैसे ही रहता था। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई सर आपकी ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग मेरी शेरघाटी में हुई। ये गया जिले में है, अनुमंडल है। और पहली पोस्टिंग आईपीएस लोगों की एएसपी रैंक में होती है, असिस्टेंट एसपी में होती है। तो मैं एएसपी शेरघाटी था और उसके बाद में कुछ दिन एएसपी बाढ़ रहा और एसपी के रूप में मेरा पहला जिला देवघर था, जो अब झारखंड में चला गया। यानी पहली बार एसपी देवघर में बने? जी जी। तो वहाँ तो उस समय श्रावणी मेला में बड़ा अस्त व्यस्त। अब देखिए, हाँ ये बात बड़ा चैलेंजिंग होता है। देवघर की पहचान ही है श्रावणी मेला को लेके, और बोलबम होता है सावन के मेले में। लेकिन मैं शुरू से क्रांतिकारी रहा और देवघर में भी मैंने क्रांतिकारी काम किया। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या किया सर। देवघर में पहली बार, अन्य लिए बंद कीजिएगा, पहली बार जो मंदिर मजिस्ट्रेट बना वो मेरे प्रयास से एक दलित व्यक्ति को बनाया गया। मंदिर मजिस्ट्रेट, जो वहाँ का मंदिर है वहाँ एक मंदिर मजिस्ट्रेट भी होता है, मंदिर का इंचार्ज। उसके पहले की ये एक परंपरा थी या जो भी कहिए जात पात था कि हमेशा किसी ब्राह्मण अधिकारी को ही मंदिर मजिस्ट्रेट बनाया जाता था। अच्छा। मुझे आज भी तारीख याद है, 30 मार्च 1998 को पहली बार मैंने रामचंद्र पासवान नाम के एक दलित व्यक्ति को वहाँ का मंदिर मजिस्ट्रेट बनाया। अच्छा। और उसका जो वहाँ पंडों का संगठन है, देवघर के पंडे बड़े पावरफुल होते हैं है ना। पंडों का संगठन है, धर्म रक्षणी सभा नाम है। उसने उसका मतलब ये भी किया, विरोध भी किया और उनमें बहुत नाराजगी भी हुई। लेकिन मैं उस पर बिल्कुल अड़ गया। और अभी भी आप कभी जाएंगे देवघर के मंदिर में तो मंदिर के अंदर ही उनका चैम्बर होता है मंदिर मजिस्ट्रेट का। तो हाँ, तो वहाँ जो उत्तराधिकार पट लिखा रहता है, सारे मजिस्ट्रेट के जो नाम लिखे होंगे उसमें आप देखेंगे कि 30 मार्च को ये रामचंद्र पासवान ने लिया था। और एक बात ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अभी जातीय जनगणना का दौर चल रहा है और आप बहुत मतलब पूछ रहे हैं गहराई से कि मैं दलित समुदाय से नहीं आता हूँ, है ना। ऐसे मेरा सरनेम दास है, तो बहुत लोग मुझे दलित समझ जाते हैं क्योंकि मैंने दलितों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी भी है और आज भी लड़ता हूँ। लेकिन मैं खुद कायस्थ जाति का हूँ। और यदि बिहार के कोड नंबर में बात करें तो कोड नंबर 21 का हूँ, 21 का हूँ। अच्छा। लेकिन इसके मतलब दलित नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरे आदर्श पुरुषों में से हैं। और हमेशा मैंने अम्बेडकर
से या गांधी जी से, इन लोगों से मैंने प्रेरणा ली है। और मैंने दलितों के लिए, दलितों के मान सम्मान के लिए, न्याय के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। सर मैं सीआईडी में भी था, अनुसूचित जाति जनजाति सेल होता है सीआईडी का, अब तो उसका कोई नाम भी नहीं सुनता। उसमें भी मैंने बहुत काम किए थे, ये 1999-2000 की बात है। तो मैंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है दलितों के लिए। जी 21 नंबर है सही आपका। क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था लोगों को, पहले गलत आ गया था। जी, बीच में कुछ संशोधन हुआ है। जी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था, देवघर में भी थे। देवघर के बाद कहाँ से एसपी बने? जी, मैं तो बहुत जगह रहा। देवघर के बाद मैं सीआईडी में आया था, अनुसूचित जाति जनजाति वाले कोषांग में। उसके बाद मैं लखीसराय का एसपी रहा, फिर मैं किशनगंज का एसपी रहा, फिर पटना रेल एसपी रहा, बीएमपी में रहा, बक्सर एसपी रहा, मानवाधिकार आयोग में रहा, सिविल डिफेंस में, तो बहुत सारी पोस्टिंग। नीतीश कुमार से ऐसे कब हुआ? नीतीश कुमार से ऐसे हो गया मेरा जब मैं पटना का रेल एसपी था तब। अच्छा, ऐसे से मेरा मतलब है कि 36 का रिश्ता है ना, उसको आप ऐसे कह रहे हैं। अब ये बात सन 2001 से 2003 की है ना। मैं उस समय पटना का रेल एसपी था और पलटू राम रेल मंत्री थे। अब देखिए उस समय मजाक क्या चलता था कि नीतीश कुमार के बारे में कि ये भारतवर्ष के रेल मंत्री हैं, लेकिन मेनली ये 1.5 जिला के रेल मंत्री। क्या बात करें? पूरा नालंदा और आधा पटना। लोग मजाक में कहते थे क्योंकि साल भर ये वो या तो पटना में रहते थे या तो नालंदा में रहते थे। तो लोग मजाक में कहते थे कि भारतवर्ष के रेल मंत्री नहीं है, ये नीतीश बाबू 1.5 जिला के रेल मंत्री हैं। चलिए, नीतीश बाबू तो आप बोले नहीं, लोग कहते थे। अच्छा, आप मैं नहीं कहता। अच्छा, है ना। उस समय की पलटू राम की छवि ऐसे नहीं बनी थी। अब देखिए नीतीश कुमार ने क्या किया था। उसमें रेल मंत्री थे और ये जो आरसीपीसी हैं जो आजकल गाल फुला चुके हैं, ये उस समय ओएसडी थे रेल मंत्रालय में, विशेष कार्य पदाधिकारी जिसको कहते हैं। अब नीतीश स्पेशल ड्यूटी। जी। तो नीतीश कुमार ने क्या किया था, आप जानते हैं कि रेलवे का जो बजट होता है वो अरबों में होता है, और अब तो दोनों बजट एक हो गए हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक आम बजट एक और होता था और रेलवे बजट एक और होता अलग अलग दिन। वही एक विभाग था जिसका बजट अलग से होता था। आम बजट में शिक्षा स्वास्थ्य सब रहता था शामिल, रेलवे बजट अलग। तो अरबों का बजट है रेलवे में। नीतीश कुमार ने क्या किया कि इन्होंने अरबों करोड़ों अरबों के ठेकों को माफिया में बांट दिया। क्या बात? बहुत प्रेम से बांटा, है ना। अब वो कैसे बांटा वो भी मैं आपके दर्शकों को बता दूं, उनका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। पटना से मोकामा रेलवे खंड के सारे रेलवे ठेके सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए, है ना। पटना मुगल सराय रेलवे खंड के सारे ठेके सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए, और पटना गया रेल खंड के सारे रेलवे ठेके पांडव सेना के बबलू सिंह को दे दिए गए। इतना ही नहीं, बिहार में के माफिया की मदद करने के लिए हाजीपुर में जोनल ऑफिस ले आया गया कलकत्ता से उठाकर। आम बिहारियों को तो ये कहा गया कि भाई हम बिहार में जोनल ऑफिस खोल रहे हैं, और आम बिहारी उछलने भी लगे, कूदने भी लगे, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि बिहार के माफिया की मदद करना, इसलिए जोनल ऑफिस ही बिहार में लाके नीतीश कुमार ने रख दिया। मैं उस समय रेल एसपी हुआ करता था और मैंने इस सब पर काफ़ी, इसको कहते हैं आप पत्राचार कह सकते हैं, मैंने काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस किया और विसल ब्लोअर का काम किया। मैंने पूरी पोल खुली, जगह जगह पत्र लिखा, रेलवे बोर्ड से लेके हर जगह। और ये सारा जो रेलवे ठेका वाला मामला था, रेलवे ठेके के जो माफिया में बंदरबाट जो हुआ था, उसको मैंने दुनिया के सामने ला दिया। तब से नीतीश कुमार के मैं हिट लिस्ट पर आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय तो नीतीश कुमार डायरेक्टली मेरा कुछ कर नहीं सकते थे। जब नवंबर 2005 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब इन्होंने मुझे हिट लिस्ट पर लिया हुआ था। तो इन्होंने बहुत सारे मामलों में मुझ पर ये इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स ये सब चलवा दिया। और सरकार में नियम ये होता है कि यदि आप पर प्रोसीडिंग्स चल रहा हो, विभागीय कार्यवाही, तो आपका प्रमोशन रुक जाता है, प्रमोशन बाधित हो जाता है। तो इस तरह नीतीश कुमार ने, पलटू राम ने 10 बरस तक मेरा प्रमोशन रोके रखा है, जबकि मैं हर कार्रवाई में मैं इनोसेंट हो जाता था। बाद में मैंने लंबी लड़ाई लड़ी। 2016 के आखिर में मैंने सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल की, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है, तब पलटू राम को मन मार के मुझे 10 साल पहले से प्रमोशन देना पड़ा। 2007 से मैं एसपी के वेतनमान से सीधे आईजी के वेतन में आया। एक तरह से आप डबल प्रमोशन कह सकते हैं। डीआईजी के वेतनमान में मैं कहीं रहा ही नहीं, डबल प्रमोशन मुझे मिला। उसके बाद देखिए ये बिहार की कितनी गंदी राजनीति है। 2018 में अगस्त महीने में मुझे ये कहकर समय से पहले रिटायर करा दिया गया कि इनके रहने से लोकहित का नुकसान है। ये कैसे? वही मैं अभी कोर्ट में फाइट कर रहा हूँ। ये कैसे?
मुझ पर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं था। यदि कोई मुझ पर खास आरोप रहता तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाता, लेकिन मुझे कोई स्पेसिफिक चार्ज मुझ पर नहीं था। तो सरकार ने कहा, नीतीश कुमार ने यहाँ से मतलब अनुशंसा की और केंद्र सरकार ने वहाँ जो बैठे हुए हैं गौतम अडानी के आदेशपाल नरेंद्र मोदी, उन्होंने उस पर मोहर लगाई और इन लोगों ने मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया। अभी मैं आज की तारीख में मैं कोर्ट क्या में परिचय दिए मोदी जी का? गौतम अडानी का आदेशपाल जी, वही मोदी का सही परिचय है, बाकी तो लोग कहते ही यशस्वी प्रधानमंत्री। तो ये आज की तारीख में भी मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है 1-2 साल बाद फिर मैं सेवा में वापस लौट जाऊँ। ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर जबरन रिटायर नहीं किया जाता तो कब तक आपकी अभी सर्विस? था, मैं 29 तक था, 2029 तक। यानी अभी वापस आ सकता? वापस बिल्कुल आ सकता और काफ़ी उम्मीद है कि मैं वापस आऊँगा, है ना। खैर वो लड़ाई अपनी जगह पर है, न्यायपालिका में। अच्छा, एक गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री थे, तब उनके फाइल पे आप कुछ लिख दिए थे, उससे भी नीतीश कुमार नाराज हुए थे। हाँ सही कहा आपने। मैं उस समय मानवाधिकार आयोग में था, बिहार मानवाधिकार आयोग में, और ये 2014 की बात है। और गिरिराज सिंह उस समय नए नए केंद्रीय मंत्री हुए थे। तब मैंने इन पर रिपोर्ट भेजी थी कि गिरिराज सिंह रणवीर सेना के एजेंट हैं। रणवीर सेना आप जानते हैं बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, और इसने मतलब एक नरसंहारों का पूरा सिलसिला बिहार में किया था। बड़े बड़े नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे, नारायणपुर, बहुत सारे। मैं अरवल का भी एसपी रह चुका हूँ, या लक्ष्मणपुर बाथे कांड हुआ था, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार। तो जब परमेश्वर मुखिया की हत्या हो गई थी रणवीर सेना के सरगना की, तो गिरिराज सिंह बिल्कुल छाती पीटने लगे थे। ऐसा छाती पीट रहे थे, लगता था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद हुए हों। और टीवी पर आके कहते थे कि वो तो गांधीवादी थे, वो तो गांधीवादी थे। किसानों के नेता थे। और परमेश्वर मुखिया के पैतृक गाँव भी चले गए बेलाउर में, और खुलेआम उन्होंने परमेश्वर मुखिया का गुणगान किया। तो उस पर मैंने सरकार को रिपोर्ट दी थी कि गिरिराज सिंह जो है वो रणवीर सेना के एजेंट है, और इस पर मैं आज भी कायम हूँ जी। आपको डर नहीं लगता? सबसे बड़ा सुरक्षा जो है वो आपका कलेजा है। यदि आपका कलेजा कमज़ोर है तो आप 1000 सैनिकों के बीच भी आप डर के रहिएगा, और यदि आपका कलेजा मजबूत है तो भगत सिंह को कौन अंगरक्षक मिले हुए थे, है ना। मेन चीज़ आपका कलेजा है। तो मैं डरता उड़ता किसी से नहीं हूँ, और मैंने बड़े बड़े लोगों को ललकारा है। अभी तो मेवालाल चौधरी को मैंने 1.5 साल पहले, शिक्षा मंत्री बिहार का हुआ था, उसको मैंने 2.5 घंटे के अंदर इस्तीफ़ा दिलवा दिया था, है ना, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को जला के मार डाला था, नीता चौधरी को, और इस बात को दबा दिया गया था। मैंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, उसका इतना विवाद खड़ा हुआ कि उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद देखिए 2 साल पहले पलटू राम की सरकार ने जो खुदाबख्श लाइब्रेरी है पटना में अशोक राजपथ पर, उसको तोड़ने का फैसला किया था। उस मुद्दे पर मैंने राष्ट्रपति महोदय को अपना पुलिस पदक वापस कर दिया, और इतना उस पर हंगामा हुआ कि फिर सरकार को अपने पैर वापस खींचने पड़े। फिर बीच में नीतीश कुमार अपने जो पूज्य पिता है राम लखन सिंह, उनको ज़बरदस्ती स्वाधीनता सेनानी घोषित करवा रहे थे। उस पर मैंने आरटीआई के तहत कारा विभाग से मांगा कि कब कब जेल गए थे राम लखन सिंह। उसके बाद सरकार को उनका राजकीय समारोह रद्द करना पड़ा। आजकल भी मैं बहुत मोर्चों पर लड़ा हूँ। अभी आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के लिए कानून बदल दिया गया है, उसको मैं ललकार रहा हूँ। तो समझिए कि एक मैं ये भी बात दर्शकों को बताऊं कि मेरा छोटा मोटा एक संगठन है जिसका नाम है बिहार विप्लवी परिषद, है ना। विप्लव का मतलब होता है क्रांति, इनकलाब। बिहार विप्लवी परिषद है मेरा छोटा मोटा संगठन, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो हमारा संगठन है, वो हमारा मंच है जिसके जरिए हम बिहार में माफिया से लड़ते हैं। अब उसका जन्म कैसा हुआ वो भी मैं बताऊं। 2020 में CAA के विरोध में, जो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था देश भर में, शाहीन बाग से शुरू होकर। तो उस समय मैं बिहार के कई जिलों में गया था, CAA विरोधी सभाओं में मैं वक्ता के रूप में गया था, और मेरी सभाओं में हज़ारों लोगों की भीड़ भी आई थी। तो उसके बाद सभाओं के बाद क्या होता था कि बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा कि मेरे साथ आते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं या हाथ मिलाते हैं या कहते हैं कि सर आप अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि कोई मंच बनाना चाहिए जिसमें जो मेरे जैसे विचार के लोग हैं उनको एक मंच पर लाने के लिए। तो तभी बिहार विप्लवी परिषद का गठन हुआ। अच्छा, अब राज्य सरकार के मुखिया के खिलाफ भी बोल रहे हैं और इस देश के जो प्रधान सेवक हैं उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, फिर आप IPS बन के आएंगे लगता है? नहीं, IPS तो मुझे यदि बनाएगा तो वो न्यायपालिका बनाएगा, वो मोदी जी थोड़े बनाएंगे।
है ना। पोस्टिंग भी तो सरकार ही करेगी। ठीक है, तो पोस्टिंग देखिए उतना यदि आप लालच में रहें और उतना ये करने लगे तो फिर आप फाइट नहीं कर पाएंगे। फिर आप नेता हो जाएंगे। हाँ, फिर आप नेता बनिए फिर। हाँ, नेता बन जाइएगा, फिर आप अपना ईमान और जमीर बेच के काम कीजिएगा, तो वो मुझे नहीं मंजूर है। शादी क्यों नहीं की सर? अब ये तो शादी नहीं कि, देखिए शादी के ठीक है कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी। एक तो है कि गृहस्थी का बहुत सारा जंजाल हो जाता है आदमी को। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत मतलब मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उस जाने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन शादी के बाद समझिए कि जो कहते हैं ना, नोम तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ गए, है ना। अब वो क्या बड़ी बड़ी बात करेंगे, अब तो उनको गैस सिलेंडर भरवाने से ही फुर्सत नहीं है, तो मतलब क्रांति क्या लाएंगे, है ना। अब तो झोला पकड़ा देती है बीवी और तरकारी ही लाने में उनको फुर्सत नहीं है, तो वो मतलब क्या मार्क्सवाद लेनिनवाद क्या करेंगे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को गृहस्थी के जंजाल की वजह से उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो मैंने ऐसा रहने का फैसला किया और मुझे फैसले पर अच्छा लगता है। तो आप पढ़ने में तेज थे, स्कूल कॉलेज में आईपीएस बने पहली बार, और भी कहीं से कोचिंग नहीं किए, जी। तो कहीं अफेयर नहीं हुआ, कहीं प्यार वार सब? देखिए नहीं, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। देखिए होता क्या है कि बिहार का जो समाज है, अब तो तभी थोड़ा बदलाव आया है। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था लगभग 30 साल पहले, तो बिहार का समाज जो है बहुत ये है, मतलब कंजर्वेटिव आप कह सकते हैं ना, बहुत रूढ़िग्रस्त समाज है। बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियों का मतलब मिलना जुलना नहीं होता है सामाजिक तौर पर। अब हम लोग स्कूल में ही पढ़ते थे, हाई स्कूल में, तो लड़कियां अलग बैठती थी, लड़के अलग बैठते थे। लड़कियों का अलग होता था, लड़कियों का अलग था। ये तो अमेरिका इंग्लैंड है ना कि सब मिलके। अब तो बिहार में भी काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन मैं तो 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल में आज भी लड़कियां अलग बैठती है। बिल्कुल। तो उस समय ऐसा माहौल नहीं था जिसमें अफेयर हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि अफेयर के लिए भी आपको थोड़ा समय चाहिए। जब आप करियर बनाने के लिए, ये बने आईपीएस बनने के लिए आप सब पढ़ाई करते रहते हैं, तो आपको मोहब्बत के लिए फुर्सत कहाँ है, ये भी होता है ना। मोहब्बत हो जाए तो फुर्सत मिल जाती है सर। मिल जाती है, हो सकता है आपका अनुभव रहा हो। लेकिन मेरा वो अनुभव नहीं है, इसलिए अफेयर मेरा नहीं किसी से हुआ। जी सर, आप जो माइक देखे तो हम अब गाना सुनना चाहेंगे, कोई गाना? क्योंकि रखे हैं तो गाते होंगे। नहीं, गाना मैं कौन सा आपको सुनाऊँ? अच्छा, एक गीत है नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, मैंने नहीं लिखा, आशु मिश्रा ने लिखा है ना। तो उसको लिखने वाले आशु मिश्रा हैं गीतकार, लेकिन वो गीत मुझे पसंद है तो मैं दर्शकों को सुनाता हूँ कि इलाहाबाद पर याग हो गया और बनारस क्योटा, धनी राम का खेत बिक गया, थार बचाना लोटा। इलाहाबाद पर याग हो गया और बनारस क्योटा, धनी राम का खेत बिक गया, थार बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है और हमारा देशी नीरो बंशी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मज़ा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मज़ा आ रहा। डॉलर सर पे पैर जमाए, भूपे पड़ा रुपया। डॉलर सर पे पैर जमाए, भूपे पड़ा रुपया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं, जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ा वो जीवन गंवा रहा है, और यहाँ मन मौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मज़ा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मज़ा आ रहा। बहुत बढ़िया सर। सर, आप नीतीश कुमार के बारे में बोले जी, मोदी जी के बारे में बोले जी, जिनके शासनकाल में आप एसपी बने, जी, लालू यादव, उनके बारे में क्या सोच है आपकी? देखिए लालू यादव को मैं सत्य हरिश्चंद्र नहीं मानता। भ्रष्टाचार के उन पर गंभीर आरोप हैं, और गंभीर क्या है, सजा याफ्ता हो चुके हैं चारा घोटाला में। और ये भी नहीं मानता कि मैं बहुत वो उच्च कोटि के राजनेता हैं। अपने समय में उन्होंने भी माई समीकरण बनाया, ये किया वो किया। लेकिन देखिए नीतीश और लालू में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। लालू के साथ जो भी वो था, वो ईमानदारों की इज्जत करता था, है ना। यदि उसको पता था कि हाँ अमिताभ कुमार दास ईमानदार आदमी है, तो वो कहता था यार ठीक है उसको रह दे उसको, वो ऐसा ही रहेगा। उसको मतलब वो आपके पीछे नहीं पड़ता था, छेड़ता नहीं था, वो इज्जत करता था। ठीक है, अपने बेईमानों से घिरा हुआ था, बेईमानों से अपने काम कराता था, लेकिन ईमानदारों के पीछे नहीं पड़ता था। नीतीश कुमार के साथ क्या फ़र्क है कि ये ईमानदार के पीछे
एकदम सत्तू बांध के पड़ जाता है। एक बिहार में कहावत है ना कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। तो उस हिसाब से नीतीश कुमार ज़्यादा और लेकिन हाँ। मीडिया मैनेजमेंट नीतीश का बेटर है। ये तो काटजू बोल के गए थे। हाँ, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार ने एक छवि अपनी बनाई लिखी कि बड़े पढ़े लिखे गंभीर इंजीनियर साहब हैं, है ना। लेकिन जितनी बार इन्होंने पलटी मारी है, जितने बड़ा जातिवादी नीतीश कुमार है, उतना बड़ा जातिवादी बिहार में कोई नीतीश कुमार कहाँ जातिवादी हैं? इससे बड़ा जातिवादी कोई हुआ ही नहीं बिहार में। फरवरी 1994 में नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली को संबोधित किया था गांधी मैदान में, है ना। और लवकुश समीकरण इसका है ना। लवकुश मतलब कुर्मी और कोयरी को लवकुश समीकरण कहते हैं। और नीतीश कुमार का बस चले तो बिहार को कुर्मिस्तान घोषित कर दे, है ना। दूसरे राज्यों से कुर्मी पदाधिकारियों को, कुर्मी आईएएस और कुर्मी आईपीएस लोगों को दूसरे राज्यों से बिहार में डेपुटेशन पर लाके, प्रतिनियुक्ति पर लाकर तैनात किया गया। पटना में 2-2, 3-3 डीएम ऐसे रहे जो लोग कुर्मी थे। कोई त्रिपुरा कैडर से लाया गया, कोई उड़ीसा कैडर से। मैं सबके नाम गिना सकता हूँ, लेकिन नाम गिनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन नीतीश कुमार से बड़ा जातिवादी आदमी हिंदुस्तान के इतिहास में कम ही हुए जी। तो कभी मंच पे नहीं बोलते हैं लालू यादव की तरह कि यादव फूटे वाला हो? लालू यादव तो जो करते खुल के करते। वही मैंने कहा ना कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। ये तो कुर्मिस्तान भी बनाएंगे और मतलब दिखाएंगे ऐसा कि मैं सभी बिहारियों को साथ लेकर चल रहा हूँ। मीडिया को लेके क्या सोच है आपकी सर? अब मीडिया पर तो मेरा मुंह नहीं खुलवाइए। देखिए, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब तो पूरी तरह, खासकर 2014 के बाद तो पूरी तरह ये मतलब गोदी मीडिया बन चुका है। टीवी तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है ना। रिचार्ज नहीं करवा? मेरा कुक है, वो देखता है तो उसके लिए रिचार्ज करवा देता हूँ। उसका टाइम पास भी होना चाहिए ना। वो यूक्रेन का युद्ध देखता रहता है। अच्छा। आजकल यूक्रेन के युद्ध पर सबसे बड़ा विशेषज्ञ मेरा रसोईया ही है। अच्छा। हाँ। लेकिन मैंने देखना बंद कर दिया है, क्योंकि अभी आप टीवी ऑन कीजिएगा तो उसमें क्या आएगा, हाँ, ब्राजील में चला ये मोदी का जादू, है ना। जापान पर में बजा मोदी का डंका, है ना। रूस में भी मोदी। तो ये क्या है, दलाली। आपने दलाली को पत्रकारिता का नाम दे दिया है। पूरा गोदी मीडिया है। और या फिर जो वहाँ यूपी में जो बाबा बैठे हुए हैं उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ेगा। तो मीडिया तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका है। जो थोड़ी बहुत जो इज्जत पत्रकारिता की बची हुई है वो सोशल मीडिया ने बचा कर रखी है। खासकर जो कुछ गंभीर यूट्यूबर्स हैं, है ना, जैसे रवीश कुमार हुए, अजीत अंजुम हुए, नवीन कुमार हुए, आपको अभिषार शर्मा हुए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हुए। आपके सामने मैं हूँ इसलिए नहीं करा, लेकिन आपका भी जो चैनल है एक्टिविस्ट, वो भी गंभीर रिपोर्टिंग करता है, अच्छी पत्रकारिता करता है। तो जो थोड़ी बहुत पत्रकारिता की इज्जत बची हुई है वो अच्छे यूट्यूब चैनल्स ने बचाई हुई है। बाकी लोग तो ऐसे ही चारण भाट बने हुए हैं। तो सतपाल मलिक का जो आया खुलासा जी, उस पर तो कोई मीडिया ने कोई खबर उस तरह से नहीं बनाई। सिर्फ उस पर क्या, आप अडानी, सतपाल मलिक ने कहा, देखिए इतना विस्फोटक उनका इंटरव्यू आया पुलवामा पर, लेकिन सब ने उसको ब्लैकआउट कर दिया। उसकी चर्चा नहीं हो रही है। खाली अतीक अहमद शाइस्ता, परवीन अतीक अहमद, उसी पर मीडिया पीएचडी कर रही है। बड़े बड़े मुद्दों को गायब कर दिया जाता है। ये तो पूरा मतलब गोदी मीडिया जो है वो पूरा मतलब बीजेपी का एजेंडा पर काम कर रहा है। और इसके बदले इनको पुरस्कार भी मिलता है। कोई किसी को पद्मश्री मिल जाता है, कोई राज्यसभा चले जाते हैं, कोई कुछ कर। अब जी न्यूज़ है, जी न्यूज़ का जो मालिक है सुभाष चंद्र गोयल, वो भी भाजपा के समर्थन से हरियाणा से राज्यसभा एमपी बन गया। तो जी न्यूज़ रात दिन भाजपा का ढोल बजाएगा। तब इन लोगों ने तो पत्रकारिता का, मैं क्या कहूँ। नीतीश जी तो भी भेजते हैं, प्रभात खबर के एडिटर को, हरिवंश को भेजे। बिल्कुल। तो इसमें कौन कम है, कौन ज़्यादा है? नीतीश कुमार ने तो विज्ञापन को बिल्कुल हथियार बना दिया। पटना का एक अखबार यदि उनके खिलाफ कुछ लिख दे, आनंद मोहन प्रकरण पर ही या किसी प्रकरण पर ही, उस अखबार के सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे। मेरी बातचीत होती रहती है, संपादकों से बात होती है, चीफ रिपोर्टरों से बात होती है। वो लोग कहते हैं कि ये खबर हमारे यहाँ नहीं चलेगी, ये खबर नहीं चलेगी, इसमें तो हमारा सरकारी विज्ञापन ही बंद हो जाएगा। फिर प्रबंधन हम पर चढ़ जाएगा कि सरकारी विज्ञापन का नुकसान हो रहा है। तो स्थिति बहुत ख़राब है। अभी देखिए, इसी में हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो अमिताभ कुमार दास, पूर्व आईपीएस अधिकारी से आज हम बात किए, इनके बारे में जाने, इनके लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कहाँ से हैं। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ये जानते हैं कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, और नीतीश कुमार की सरकार ने इनको जबरिया रिटायर कर दिया। तो पूरी जानकारी आज आपको मिली होगी।
कि क्यों ऐसा हुआ। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।